हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वन डे एग्ज़ाम टारगेट पर। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को बताया है कि शाम की 5 बजे की क्लास में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो यहाँ पर कम से कम आपके पूरे 8 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। तो 8 सब्जेक्ट में आपको हम बता देते हैं यहाँ पर एक तरीके से मॉडल क्वेश्चंस आप सभी देखेंगे, मॉडल पेपर देखेंगे। तो इसमें आपको बताते हैं बाल विकास हो गया, बाल विकास कवर करेंगे। साथ ही साथ में हम यहाँ पर भूगोल, पर्यावरण, पर्यावरण, भूगोल हो गया और हिंदी हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4, हिस्ट्री 5, 6 हो गया आपका संस्कृत। ठीक है, और 7 यहाँ पर हो गया आपका करंट अफेयर। ठीक है, तो इतने सारे हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करने वाले हैं। क्लियर है? बाल विकास, पर्यावरण, भूगोल और हिंदी, इतिहास, संस्कृत और करंट अफेयर, ये सारे सब्जेक्ट हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और हमेशा की तरह आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 100% आप लोग अचीव करें, यहाँ पर 100% अपना स्कोर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सभी रिप्लाई कॉमेंट सेक्शन में देनी, सभी रिप्लाई आपको कॉमेंट सेक्शन में देनी है। ये हमारी रिक्वेस्ट है। कॉमेंट सेक्शन में देने का 2 फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा ये कि आप जो भी पढ़े रहेंगे, लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। कमेंट सेक्शन आपका है, चैनल आपका है, कमेंट बॉक्स आपका है, तो सब कुछ आपके हाथ में, वहाँ पर आपको डिटेल में लिख देना है। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है, फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप कुछ लिखते हैं तो आपकी मेमोरी में वो हमेशा के लिए फीड हो जाती है। लिखी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक वो रहती हैं दिमाग में। तो ये दोनों फ़ायदा है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करने का। तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक टारगेट बनाइए कि 100% आप स्कोर करेंगे। चलिए फटाफट से आ जाते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प आप सभी के सामने है। आप लोग ध्यान से आराम से सभी क्वेश्चन की रिप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने है। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। बुद्धि का जेंडर से कोई मतलब नहीं होता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति होती है और उसकी सब मानसिक योग्यताओं का योग और अभिन्न अंग है। बुद्धि से समायोजन की शक्ति, समझने की शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार से बुद्धि का संबंध लिंग के आधार पर नहीं होता। जेंडर कुछ भी हो तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है कि बुद्धि कैसे विकसित हो रही है। तो कहने का मतलब बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता। तो इस तरीके से आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो एनसीएफ 2005 है, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आप लोग है या नहीं दोनों चीज ध्यान दिया करिए। ठीक, विकल्प आप सभी के सामने 4 है। बहुत ही बढ़िया सी चीज, ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है। अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर लिखा गया अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। जो एनसीएफ 2005 है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 के, जो आधारभूत सिद्धांत हैं, उसमें देखिए नेगेटिव चीज़ों को उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है। कहने का मतलब जैसे बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, जो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग तय पैमाने के आधार पर किया जाए, वो चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड की गई है। रटने को महत्व प्रदान न करना, ये तो है कि रटने पर उसमें जोर नहीं दिया गया एनसीएफ 2005 में। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना, ये सही है कि मतलब बस पुस्तकों का ही बोझ ना ला दिया जाए। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, बिल्कुल रटी रटाई चीज़ें ना हो कि मतलब आपने रट लिया और आपके दिमाग में वो चीज़ें ठूस करके भर दी गई। एक शब्द होता है कि ठूस करके भर देना, ज़बरदस्ती भर देना, वो वैसा नहीं है। आप एक्सपीरियंस से सीखिए, जीवन से सीखिए, अपने पर्यावरण से सीखिए। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। और इसमें जो और सिद्धांत है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है। एक ही छत के नीचे सभी आयु वर्ग के, किसी भी स्टेटस के हो, किसी भी तरीके, मतलब सभी को एक तरीके से, आयु नहीं आय वर्ग के, तो किसी भी स्टेटस के हो, कैसे भी हो, प्रतिभाशाली हो या मंद बुद्धि हो, सभी को एक जगह पर रख करके शिक्षा दी जाए।
एक ही छत के नीचे सभी बच्चों को बराबर समझ करके शिक्षा दी जाए, वही होती है समावेशी शिक्षा। ठीक है। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को कम करना है। एनसीएफ का सिद्धांत हम आपको बता रहे हैं, समायोजन की क्षमता का विकास करना, व्यवहारिक ज्ञान प्रदत्त करना, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना और बहुत सारी चीजें इसमें हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। बस ये ऑप्शन इसमें शामिल नहीं है कि एक पहले आप आयोजन करके कोई चीज इसमें कर रहे हैं, वो चीज शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। अगर आप लोगों ने जीन पियाजे को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो जीन पियाजे का मानना है, उनका मत है, उनका एक कोटेशन है, उनका कथन है, बोलते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमास में है। ठीक है। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। बात समझ में आ रही है? और इनके कथन से ज़्यादा प्रमाण की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी एक सिंपल सा सेंटेंस है कि बच्चे जो ज्ञान है, मतलब दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में, वो अच्छे तरीके से खुद से ही समझ सकते हैं। आप कितना भी बताएंगे उससे ज़्यादा वो खुद से ही समझ करके जान पाते हैं। एक होता है ना कि जब वो जान जाते तो अपनी अभिव्यक्ति छात्र स्वयं के ज्ञान से ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया का संबंध है। डिस्लेक्सिया का संबंध मानसिक अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता, लेखन अक्षमता या शारीरिक अक्षमता। वैसे डिस्लेक्सिया हम आपको कई बार समझा चुके हैं और ये क्वेश्चन कई बार बताया जा चुका है। तो डिस्लेक्सिया विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। ये पठन संबंधी विकार है, तो ये पढ़ने की अक्षमता से रिलेटेड है डिस्लेक्सिया। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का क्या उद्देश्य है? बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, उपरोक्त सभी। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी। परामर्श का उद्देश्य बच्चे को समझना, उसकी कमियों के कारण का पता लगाना, बच्चा जब समायोजित हो रहा होता है उसके समायोजन में हेल्प करना, सहायता करना। ठीक है। तो सभी ऑप्शन बहुत ही क्लियर हैं, परामर्श का यही उद्देश्य होता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? देखिए आपके पास विकल्प है, लेकिन आपको बेटर ऑप्शन चूज करना है। उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। सर्वोत्तम मार्ग पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी सही हो जाता है, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक की जो प्रेजेंट गतिविधि होगी, यानी कि जो प्रत्यक्ष प्रभाव होगा वही उसके छात्रों पर पड़ता है। जो प्रत्यक्ष में वो कर रहा है, मतलब किस तरीके की वो एक्टिविटी कर रहा है, वही प्रभाव छात्रों पर पड़ता है। कहने का मतलब जो बच्चे देख करके सीखते हैं वही प्रभाव उन पर ज़्यादा पड़ता है। छात्र शिक्षकों की गतिविधियों और आचरणों का अनुसरण करते हैं, इसलिए छात्रों में नैतिकता के गुणों को स्थापित करने के लिए शिक्षक को स्वयं नैतिकता के गुणों और स्वच्छ आचरण को अपने व्यक्तित्व में लाना चाहिए, जिससे कि वो उन्हें देख करके, प्रत्यक्ष रूप से देख करके और उन्हें समझ करके, महसूस करके उनका आचरण वो कर सके। ठीक है। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए कैसा? स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का या ये सभी? ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन डी सही हो जाता है। अधिगम प्रक्रिया को निरंतर और सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षक छात्र का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में सम्मान, विश्वास, स्नेह, ये सभी सकारात्मक मूल्यों का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? विकल्प आप सभी के सामने फ्रॉबेल है, W.H. किलपैट्रिक है, मिस हेलेन पार्कर्स्ट है या डाल्टन है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी,
मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर डाल्टन ऑप्शन आने के बाद डाल्टन आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, तो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किया। इस शिक्षण विधि में होता क्या है, इस शिक्षण विधि में जो स्टूडेंट होते हैं अपने अपने कार्यों को अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और इस शिक्षण विधि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समय सीमा का निर्धारण नहीं होता है। समय सीमा का निर्धारण यानी कि बाउंडेशन नहीं होता है। एक निर्धारित समय जब हो जाता है तो आदमी उसमें बंध जाता है। तो बंधने जैसी चीजें नहीं है, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है। तो इसमें वैधता और विश्वसनीयता में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, चलिए रिप्लाई करिए। वेरी गुड, विकल्प यहां पर हमारा बी सही हो जाता है। बी है वैधता। किसी भी मापक उपकरण में सबसे मुख्य चीज ये होनी चाहिए कि ये उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जाना है। यानी कि अगर हमें लंबाई मापनी है तो लंबाई मापने वाला उपकरण जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब जिस चीज के लिए बनाया गया है उसका मापन वो जरूर कर सके। ऐसे मापक उपकरण को हम वैध उपकरण कहते हैं और इसकी इस विशेषता को हम कहते हैं वैधता, जो किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। थर्स्टन और लिकर्ट, ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, अभिवृत्ति से संबंधित है। 1927 में थर्स्टन ने आवृत्ति मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय, कौन सा, तुलनात्मक निर्णय के नियम का प्रतिपादन किया, जो कि अभिवृत्ति मापन का पहला परिष्कृत मापक था। ध्यान दीजिएगा। और 1932 में लिकर्ट ने आवृत्ति मापन की योग निर्धारण, कौन सी, योग निर्धारण विधि को विकसित किया। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कहने का मतलब थर्स्टन और लिकर्ट ये दोनों आवृत्ति मापन से ही रिलेटेड है। अगला, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। उत्सुकता परीक्षण, वेरी गुड, ऑप्शन ए सृजनात्मकता। आपके अंदर क्यूरियोसिटी है तो ये दिखाता है कि आप क्रिएटिव हैं, आप सृजनशील हैं, आप में सृजनात्मकता है, आप में क्रिएटिविटी है। तो आपको बता दें जो मतलब सृजनशील बालक होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। उनमें एक विशेषता है उत्सुकता, और मौलिकता उनमें बहुत ज़्यादा होती है। कुछ नया सोचते हैं, ओरिजिनल सोचते हैं। एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता होती है। जटिल समस्याओं में रुचि लेते हैं। इनमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सृजनशील बच्चों में, तो उसमें उत्सुकता भी एक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हमारा जीएस का पोर्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम लोगों ने बाल विकास कवर कर लिया, अब जीएस के पोर्शन की तरफ चलते हैं। आप लोग जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार से लाइक करेंगे, बिना चीटिंग के सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो एक बार जल्दी से दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिए और जितने भी आपके फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी ग्रुप बने हो, फेसबुक पेज हो, उस पर शेयर करेंगे तो सभी तक पहुंचेगा, मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, सभी को फायदा मिल सके, है कि नहीं। क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हिली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। जिम कॉर्बेट, राजाजी, दुधवा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था और इस उद्यान की स्थापना कब हुई, 1935 में की गई थी और 1947 में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया और 1957 में 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। और ये जो मतलब उद्यान है वर्तमान में कहाँ पर है, वर्तमान में उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ये स्थित है।
और आपको बता दें ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस पार्क से हुई? तो आपका उत्तर होगा इसी पार्क से हुई, हेली राष्ट्रीय उद्यान से ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ठीक है, इसी पार्क से इसकी शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वाशरकोर नामक रोग किस कमी से होता है? विकल्प आप सभी के सामने। क्वाशरकोर नामक रोग किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, प्रोटीन। आप सभी जान रहे क्वाशरकोर और मैरस्मस ये दोनों रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है और इस रोग के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट, रिक्टर पैमाने से की तीव्रता, यानी कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक होगा। रिक्टर पैमाने से ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी या चक्रवात की तीव्रता नापी जाती है। जीएस कहा कोई क्वेश्चन आपका नहीं गलत हुआ होगा अभी तक। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, भूकंप। तो रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसके लिए एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाने में 0 से लेकर के 9 तक अंक अंकित होते हैं और इसका बढ़ता हुआ अंक अपने पिछले अंक से 10 गुना अधिक तीव्रता की भूकंप को दर्शाता है। तो जैसे जैसे अंक बढ़ता है तो ये भी होता है कि अगर रिक्टर पैमाने पर 1 है, 2 है तो कम तीव्रता का भूकंप होता है, लेकिन अगर 6 पहुंचता है, 7 पहुंचता है, 8 पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा होता है। आप इस चीज़ को तो जानते होंगे, बस यही है। जैसे जैसे इसका अंक बढ़ता जाता है तीव्रता इसकी बढ़ती जाती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवंबर का पहला सप्ताह, अगस्त का पहला सप्ताह, अक्टूबर का पहला सप्ताह या फिर जुलाई का प्रथम सप्ताह? ऑप्शन सी, अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर में पहला सप्ताह यानी कि 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी ही सही होगा। अक्टूबर मंथ नहीं भूलना है वन्य प्राणी सप्ताह के लिए। वन्य प्राणी सप्ताह अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है यानी कि 1 से लेकर के 7 अक्टूबर तक। ठीक, तो सप्ताह में 1 से 7 ही तो हुआ ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? ये देखिए, आपको ध्यान से इसके रिप्लाई करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, हम हमेशा आपको बता चुके हैं। एक होता है श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन की प्रक्रिया में पौधे हुआ या जीव जंतु हुआ, सभी एक ही काम करते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं कि जीव जंतु अलग करते हैं, पेड़ पौधे अलग करते हैं। तो सभी के लिए श्वसन की एक ही परिभाषा है, ऑक्सीजन का अंदर जाना जरूरी है। तो ऑक्सीजन जब तक अंदर नहीं जाएगी फिर वहाँ पर जो भी भोज पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ, उसका ऑक्सीकरण नहीं होता, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। जब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगा एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती? फिर वही ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है, जिसे हम कहते हैं कि ऊर्जागृह। ऊर्जागृह के नाम से जानते हैं ना, पावर हाउस। तो वहाँ पे ऊर्जा संचित होती है जो कि हमारे शरीर को बाद में मिलती है और उसी से हम काम करते हैं। सारे काम हमारे इसी से होते हैं। तो यही होता है कि खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो खाना खाने के बाद हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब यही ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ये भोजन का धारण करती है, ऑक्सीडेशन करती है। तो फिर ये पौधों और जंतुओं दोनों के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है ना। तो श्वसन की प्रक्रिया में एक ही काम होता है और यही मैंने बताया था। श्वसन की प्रक्रिया का जस्ट उल्टा होता है फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? एक सिंपल सी अगर हम लाइन बोलें तो ये है कि पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया है। पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें श्वसन के जस्ट उल्टा होता है। इसमें CO2 अंदर ली जाती है और O2 बाहर निकाली जाती है और यही O2 का प्रयोग हम भी करते हैं और पेड़ पौधे भी करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में। इसीलिए कहा जाता है बैलेंस स्थिति में लाने के लिए पेड़ पौधों का होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रयोग ये भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस कौन सी है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही हो जाता है, ऑक्सीजन है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है और इस क्रिया के तहत पौधे अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? जैव अपघट्य जीवों के द्वारा अपघटित होने वाला, और कौन से जीव अपघटित करेंगे? हम लोग थोड़ी ना जाकर के अपघटित करेंगे। हम कैसे अपघटित करेंगे? हमारा अपघटित करने का एक ही तरीका होता है, हथौड़े से ईंट पत्थर से उसको तोड़ तोड़ के अलग करना। तो हमारे तोड़ने से वो जमीन में नहीं मिल जाएगा, तभी वो छोटे छोटे टुकड़ों में रह ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है जैव अपघट्य वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि पदार्थ को मिट्टी में मिला देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा प्लास्टिक हुआ, पॉलीथीन हुआ, शीशा हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प आपका डी सही हो जाता है। जैव अपघट्य पदार्थ वे होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा, ये सभी जैव अपघटित पदार्थ नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है, जम्मू और कश्मीर में। तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में है। मेनली ये श्रीनगर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, 1981 में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ही की गई। कब की गई? 1973 में, 1973 में। किस लिए की गई? वृक्ष काटने के विरोध में की गई। कहां पर शुरू की गई? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में शुरू की गई। और ये आंदोलन किसके समर्थन में था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उत्तर आपको मिल ही चुका होगा। वन संरक्षण के समर्थन में था। वन संरक्षण के समर्थन में था। तो पेड़ों से चिपक करके लोग यहाँ पर खड़े रह गए और पेड़ को काटने नहीं दिया, तो वन संरक्षण किया गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ? वेरी गुड। ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, 1973 में। टाइगर की संख्या को बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अभी मैंने आपको बताया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, वहां से की गई थी। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 बोलना नहीं है, और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। अब की बार यही पूछा जा सकता है कि कहां से शुरुआत हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BOD 5 क्या है? BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, या फिर 5 मंथ्स, या फिर 5 मिनट्स। वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। ये एक मापन है, BOD 5 एक मापन है जिससे जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है कि जल में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है, वायु में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है। तो ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है जल और वायु में। BOD 5 दिन में, यानी कि BOD जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की इकाई है। जो जैविक ऑक्सीजन है वो कितना भाग है, मतलब वो 5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की ये इकाई होती है। तो ये BOD 5 है। यहाँ पे 5 का मतलब 5 डेज से है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से पूछा भी गया और पूछा भी गया, मतलब कई बार ये पूछा गया है। मेनली इसी पर फोकस करके 5 आवर्स है, डेज है, मंथ्स है, मिनट्स है, कुछ ऐसा। तो 5 डेज आपको नहीं भूलना है, ध्यान रखिएगा। और BOD का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? चलिए जल्दी से बताइए, विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? वेरी गुड। ऑप्शन यहां पर हमारा सी सही हो जाता है, तमिलनाडु है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु है। ये कुल वर्षा का 50 से लेकर के 60% भाग प्राप्त करता है।
और शीतकालीन मानसून से उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है, तो इसीलिए ये सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य विकल्प में आपका सी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? आपको उत्तर भी दिख गया। बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, लेह है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, लेह। ऑप्शन डी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, लेह। लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है और ये कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ये हिमालयी श्रेणियों के वृष्टि छाया में स्थित होने के कारण शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसमों की वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता। ये देखिए वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसी वजह से ये शीतकाल और ग्रीष्मकाल दोनों ही मौसमों में वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है, तो ये है मासिनराम और चेरापूंजी है। ये मेघालय में ही स्थित है। और जैसलमेर व बीकानेर, ये जैसलमेर और बीकानेर ये राजस्थान के 2 जिले हैं, यहाँ पर भी कम वर्षा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड या उत्तराखंड? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें जो रिहंद परियोजना है इसी को हम गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर हम जिले की बात करते हैं तो किस जिले में है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये जिला है सोनभद्र। ठीक है, अब सोनभद्र जिले में कहाँ पर बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं ये सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान है। कहाँ पर है? पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर। नदी कौन सी है? रिहंद नदी पर ये निर्मित है। ठीक है, और आपको बता दें इस बांध की पृष्ठभूमि में 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया गया है। और आपको बता दें ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना भी है। इतने क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, तुलबुल परियोजना का संबंध है किस नदी से? ब्यास, रावी, झेलम या सतलज? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, झेलम नदी से। ऑप्शन सी सही हो जाता है, झेलम नदी। तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। तुलबुल परियोजना सिंधु की सहायक नदी। तुलबुल परियोजना, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। तो तुलबुल जो परियोजना है सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक है ये झेलम नदी, इस पर बनी है। भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद वाली ये परियोजना है। मुख्यतः नौ परिवहन की सुविधा के लिए ये निर्मित की गई है, नौ परिवहन की सुविधा के लिए बनाई गई है और भारत और पाकिस्तान के बीच की ये विवादास्पद परियोजना है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं नाथपा झाकड़ी ये जो परियोजना है ये किस पर निर्मित है? ये सतलज नदी पर निर्मित है और ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। अब रावी नदी पर आपको बताते हैं, सतलज हो गया, झेलम आपने देखा है, रावी नदी। तो थीन बांध परियोजना ये रावी नदी पर स्थित है। ये पंजाब राज्य की प्रमुख सिंचाई और जल विद्युत परियोजना है। ब्यास नदी से ब्यास परियोजना। ठीक है, तो ब्यास परियोजना जो है ब्यास और सतलज नदी के संगम से कुछ ऊपर, तो मतलब ब्यास परियोजना जो है ब्यास और सतलज नदी के कुछ ऊपर हरिके नामक स्थान पर स्थित है। हरिके नामक स्थान पर ये निर्मित है। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ये सारे जितने भी हैं आप पूछे गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और इसे पोंग बांध भी कहते हैं। तो चीजें मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ रही हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितना भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आराम से बेझिझक आप लोग पूछा करिए। अपने सजेशंस
मुझे दिया करिए, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से, कुछ भी करिए, मेरी मतलब कमियों को भी निकालिए, तरीका अच्छा होना चाहिए, आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए। कमेंट सेक्शन में हमारी कमियों को बताइए, अच्छाइयों को अप्रिशिएट करिए, कमियों को बताइए, उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपसे मिल करके ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आराम से एक मर्यादित भाषा का प्रयोग करिए और हमारी कमियों को ओपनली बताइए, उससे हम स्वीकार करने की पूरी कोशिश करेंगे, स्वीकार करेंगे, जहाँ पे सुधार की ज़रूरत होगी सुधार करेंगे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, बैगा, परहरिया या थारू? ऑप्शन डी सही हो जाता है, थारू जनजाति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? रोटी कहा जाता है। और थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र यानी कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में, मेनली आपको हम बताते हैं, महाराजगंज हो गया, इसमें महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर, इन सभी एरियाज में ये रहते हैं। मतलब जो 5 जिले हमने आपको बताए मेन, इनके उत्तरी भागों में ये निवास करते हैं। और आपको बता देंगे थारू जनजाति किरात वंश के हैं। किस वंश के हैं? किरात वंश के हैं ये, और कई उपजातियों में विभाजित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला है, डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहां पर? कैलिफोर्निया में, फ्लोरिडा, हांगकांग या कोलकाता? ऑप्शन यहां पर हमारा डी सही हो जाता है, कोलकाता में। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में स्थित है। 24 परगना का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, तो 24 परगना जिले में स्थित है, जिसमें डायमंड हार्बर एक पत्तन नगर है। डायमंड हार्बर पत्तन नगर, और साल्ट लेक सिटी, इसे हम विद्यासागर भी कहते हैं, विद्यासागर। और ये एक नगर क्षेत्र है जो कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है, साल्ट लेक सिटी। इसे कोलकाता की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए 1958 से 1965 के बीच विकसित किया गया था, ठीक है। और आपको यहाँ पर थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ बता देते हैं, जो यहाँ पर विकल्प से रिलेटेड इतने ऑप्शन दिए गए हैं ना, तो आपको इनसे मिलता जुलता भी कुछ बताते चलते हैं। जो देखिए डायमंड हार्बर है और साल्ट लेक सिटी है ना, चलिए आपको बताते हैं। पर्ल हार्बर है, पर्ल हार्बर, तो ये पर्ल हार्बर हवाई द्वीप, इसमें मतलब आपको बता देते हैं, ये बस ये जानिए अमेरिका का प्रसिद्ध बंदरगाह है और नौसैनिक अड्डा है। यहाँ अमेरिकी प्रशांत बेड़े का मुख्यालय भी है, ठीक है। तो ये हवाई द्वीप पर्ल हार्बर हवाई द्वीप में होनोलुलु, यहाँ पर होनोलुलु से 10 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है ये अमेरिका का प्रसिद्ध बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा। साल्ट लेक सिटी की बात करते हैं। साल्ट लेक सिटी ये अमेरिका के यूटाह प्रांत की राजधानी है और सर्वाधिक आबादी वाला शहर भी है, जिसे पहले ग्रेट साल्ट लेक सिटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है कौन सा? इंपॉर्टेंट है, आपको हम करा भी चुके हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम, अल्फा कण? ऑप्शन हमारा बी सही हो जाता है, ऑप्शन बी हाइड्रोजन। सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन में मुख्यतः हाइड्रोजन पाया जाता है, जो कि होता है 85%। वास्तव में सूर्य समेत किसी भी तारे की रचना, आपको बता दें, इन सभी का जो अधिकांश भाग होता है, ये सभी मतलब निहारिका भी इसमें शामिल है, तो इसमें अधिकांश भाग जो होता है हाइड्रोजन का होता है। निहारिका के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन 80% होता है और कुछ भाग इसमें हीलियम होता है 15% होता है, ठीक है। तो मेन जो भाग होता है इन सभी तारों का वो हाइड्रोजन का ही होता है, हाइड्रोजन का ही परसेंटेज इसमें ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है,
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम आपको बताना है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? बुध है, शुक्र है, मंगल है, प्लूटो है। ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहां पर हमारा वेरी गुड, ऑप्शन बी सही हो जाता है, शुक्र है। तो शुक्र ग्रह को आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? जो लमसम देखने में सेम सेम लगता है तो उसे हम जुड़वा कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को आकार एवं द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा क्या कहते हैं? भोर का तारा और संध्या का तारा, भोर का तारा और संध्या का तारा, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इस ग्रह पर दिन और रात का तापमान लगभग एक समान रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 90 से लेकर के 95% तक होती है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। सूर्य की ओर होती है, सूर्य से दूर होती है, उत्तर पूर्व की ओर होती है, दक्षिण पूर्व की ओर होती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, सूर्य से दूर होती है। धूमकेतु या पुच्छल तारा दोनों एक ही है। ये किसके बने होते हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको एससीईआरटी में हमने पढ़ाया था। तो ये चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों के बने हुए होते हैं। सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसें और धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं। तो इस तरीके से लगता है कि इनकी पूंछ की दिशा जस्ट इनकी अपोजिट हो गई। और क्या होता है, जब देखिए जब सूर्य के समीप आते हैं तो गर्मी के कारण जमी हुई जो गैसें और धूल के कण होते हैं सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं और सूर्य की रोशनी परिवर्तित करने पर चमकने लगती है। तो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा, आपको ये लगता है कि इसकी पूंछ की दिशा है जो कि मतलब उल्टी हो जाती है, तो ये सदैव सूर्य से दूर होती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आचरण की सभ्यता। अब यहां पर आपका जीएस का पोर्शन हो जाता है कंप्लीट, जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है और यहां पर हम चलेंगे हिंदी की तरफ। ठीक, आप लोग तैयार हैं? चलिए बहुत बढ़िया। और एकदम से एनर्जी के साथ फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया करिए जल्दी से। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों की रिप्लाई हमें कमेंट सेक्शन में मिलनी चाहिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग चीटिंग नहीं करते। नहीं तो हमेशा आप लोग मुझे बहका देते हैं कि हाँ ठीक है मैंने पढ़ लिया ऐसे वैसे, और आप लोग तुरंत कह देते कि मैंने इतना कवर कर लिया, जबकि करते नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा। सारे क्वेश्चन की रिप्लाई आपको कर देनी है कमेंट सेक्शन में। आपका कमेंट सेक्शन है, आपका चैनल है, आपको जो मन करे वो करना है। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? वेरी गुड, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता के निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक निबंध पूछा जाता है, निबंध की बात आती है तो यहां पर ध्यान आ जाता है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारत, एक लाइन ज्यादा ही होगी, भारत वर्षोन्नति, वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? तो ये किसका निबंध है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विरासत शब्द का अर्थ है, विरासत शब्द का क्या अर्थ है? विरासत शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन यहां पर हमारा क्या सही होता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, पुरखों से प्राप्त। ठीक है, चलिए, पुरखों हमारे जो पूर्वज होते हैं भाई, पूर्वज, पूर्वज से प्राप्त, पूर्वजों से प्राप्त, जो हमारे एंसेस्टर होते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तद्भव शब्द है, तद्भव आपको बताना है, अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। ऑप्शन ए सही हो जाता है, तद्भव है अंधेरा। मैंने आपसे पूछा तद्भव कौन सा है, तो निम्नलिखित में से तद्भव है अंधेरा, तो इसका कुछ ना कुछ तो तत्सम भी होगा। तो इसका तत्सम क्या है? अंधेरा का तत्सम है अंधकार। ठीक है, और रात्रि ये तत्सम में है तो इसका तद्भव क्या है? रात है। चंद्र का ये तत्सम में है चंद्र, तो चंद्र का तद्भव क्या होगा? चांद होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है आंख एक नहीं कजरौटा 10-10। इस लोकोक्ति का क्या मतलब है? आंख एक नहीं है कजरौटा 10-10। कजरौटा जानते हैं क्या है? मुझे पता है, मैं बताती हूँ। कजरौटा एक जिसमें काजल रखा जाता है, काजल वो वाला काजल रखा जाता है जो हाथ से बनाया जाता है, जैसे मम्मी और दादी लोग बनाती हैं। और ये तब बनाया जाता है, मुझे याद है दीपावली वाले दिन वो दिए से बनाया जाता है काजल। और उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह भी डाले जाते हैं, उसको और भी आयुर्वेदिक तरीके से तैयार किया जाता है। फिर वो आँखों को मतलब अच्छा मतलब फ़ायदा करता है और ठंडक वगैरह कुछ मिलती है और आँखें वगैरह मतलब दर्द नहीं करती हैं। तो छोटे बच्चों को वही लगाया जाता है और कजरौटा होता है, काला-सा होता है, उसमें ऐसे ऐसे होता है और उसमें ऐसे हाँ, ऐसे लगा होता है। तो फिर एक यहाँ पे कुछ खुलने वाला ऐसे बना होता है, तो खुल जाता है, तो फिर अंदर यहाँ पे ढेर सारे काजल होते हैं, तो यहाँ निकाल करके लगाया जाता है। तो ये होता है ब्लैक सा होता है कजरौटा। वैसे ब्लैक से क्या मतलब, अभी तो किसी भी उसमें स्टील का भी या लोहे का भी ऐसे बना होता है। तो ये होता है कजरौटा। तो आँख एक नहीं है कहने का मतलब, कजरौटा आपके पास ये मीडियम तो 10-10 है, सोर्स आपके पास 10 है, लेकिन आँख तो एक भी नहीं है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, व्यर्थ आडंबर है। ठीक है, व्यर्थ आडंबर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग आपको बताना है। अगर आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जानना हो तो आसान सा होता है कि आप सेंटेंस में इसको यूज कर लीजिए। आप शब्दों का जो प्रयोग है वाक्य में कर लीजिए। जैसे रात अंधेरी थी, रात अंधेरा था, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो ये स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग तो होगा नहीं फिर। ठीक है। और बात अच्छी नहीं लगी, बात अच्छी नहीं लगी, बात अच्छी नहीं लगा, ऐसा तो नहीं है, तो पुल्लिंग ये भी नहीं है। अच्छा, गीत गाई गई या फिर गीत गाई जाती है, नहीं गीत गाया जाता है, तो ये हो गया पुल्लिंग। अब मात, उसने मात दी, तो यहां पर भी ये स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग है नहीं, तो विकल्प आपका सी सही हो जाता है। इस तरीके से आप इन सभी जो शब्द हैं उनका यूज कर लिया करिए एक सेंटेंस में, तो बहुत ही आसानी से ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग खत्म हो जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बहुत आसान सा है, ऑप्शन डी, यहां पर मित्रता। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है यहाँ पर मित्रता। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा मित्रता है। देखिए, मित्रता कोई दृश्य वस्तु नहीं है, ये एक भाव विशेष का बोध करा रहा है। कोई दृश्य चीज है, इसे आप देख सकते हैं, ये बस भाव का ही तो बोध करा रहा है कि मित्रता है, तो ये भाववाचक संज्ञा हुई। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये वाक्य उदाहरण है किसका? सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य, मिश्र वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य का? ऑप्शन यहां पर हमारा बी सही हो जाता है। कौन सा सही होगा? सी सही हो जाता है, ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य का। आप लोग भी गड़बड़ हो जाते हैं। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य है मिश्र वाक्य का। जब देखिए दो वाक्य पृथक पृथक किंतु एक आशय को स्पष्ट करते हैं तो वो मिश्र वाक्य हो जाते हैं। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है, यानी कि किस वाक्य के लिए ये एक शब्द है कृतज्ञ? उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, या किए गए उपकार को न मानने वाला, या मानने वाला कृतज्ञ, किसे कहेंगे? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ठीक है, कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला, इसको हम कहते हैं, यानी कि किए गए उपकार को मानने वाले के लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ। अच्छा, कृतज्ञ किसे कहते हैं ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, कृतज्ञ किसे कहते हैं? चलिए फटाफट से नीचे कमेंट करके बताइए। जैसा कि आप सभी को पता है, जीएस वाला पोर्शन जो मैंने बोला आपको, वहाँ पर हम लोगों ने पर्यावरण देखा, पर्यावरण का पोर्शन देखा, पर्यावरण के साथ साथ हम लोगों ने ज्योग्राफी भी कवर की, भूगोल भी कवर किया। अब यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का पोर्शन देखेंगे, हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ देखिए, पहले हम लोगों ने बाल विकास कवर किया, फिर उसके बाद वहाँ पर पर्यावरण, भूगोल, हिंदी
अब यहाँ पर हमारा अगला पोर्शन आता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सभी स्टूडेंट फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे कौन थे? आपको बताना है। विकल्प आप सभी के सामने है। चलिए जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, क्वेश्चन देख करके फिर आगे आपको रिप्लाई करना है। बहुत बढ़िया। महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल हरि देशमुख, दादाभाई नौरोजी, ज्योतिबा फुले। विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, गोपाल हरि देशमुख। तो महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे, वे गोपाल हरि देशमुख थे। और यहाँ पर ये भी जानिए, दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड, अच्छा ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो ग्रैंड भी लिख लीजिए इंग्लिश में, ठीक है। और आपको बता दें, महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है इन्हें, क्वेश्चन पूछा गया। और ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज, क्या नाम है? सत्यशोधक समाज की स्थापना की और गुलामगिरी नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है। ये किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल या महात्मा गांधी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। ठीक है, जो अलीपुर षड्यंत्र कांड था उसके मुकदमे से छूटने के बाद अरविंद घोष ने अपने राजनैतिक एवं दार्शनिक विचार दिए थे। तो उस राजनैतिक और दार्शनिक विचार में इन्होंने यही बोला था कि जो मतलब ये है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। आपको बता दें, पौंडीचेरी में ही इनका आश्रम है। पूछा जाता नहीं कि अरविंद घोष का आश्रम किस जगह पर है, तो पौंडीचेरी में है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, वेदों की ओर वापस लौटो। ये आदर्श वाक्य किसने दिया? आप सभी जान रहे हैं, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस चलो। ये आदर्श वाक्य दयानंद सरस्वती ने दिया, ऑप्शन ए सही हो जाता है। और इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना भी की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की थी? 1875 में। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ब्रह्म समाज का संस्थापक, क्वेश्चन आसान से है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टारगेट ये रखिए कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, डेट के साथ अगर हम करें 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में की थी। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? राधानगर नामक एक गांव में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। और आपको बता दें, 17 वर्ष की उम्र में ही ये मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए थे। इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन मैंने एक ही बार देखा है, ब्रिटेन में हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? रेलवे बोर्ड का गठन आपको बताना है। ऑप्शन है 1905 में। तो वर्ष 1905 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। और ये कब किया गया था? उत्तर आप लोगों ने बता दिया, 1905 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया कौन सा है? फ्रांस है, हॉलैंड, पुर्तगाल या इंग्लैंड?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? वेरी गुड, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है, पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल ही वैसा देश है जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया। और एससीईआरटी जब आपको पढ़ा रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था पुर्तगाली ही पहले आए थे। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए थे? करजन, अंबेडकर, माउंटबेटन, चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन बी सही हो जाता है, अंबेडकर ने। पूना समझौते पर हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा किया गया था। और आपको बता दें, गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को रैम्च मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया था, लेकिन 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास और सी राजगोपालचारी के प्रयासों से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। समझौते के तहत अंबेडकर ने हरिजनों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया। ये मांग कर रहे थे कि हमें हरिजनों का अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो ये मांग इन्होंने वापस ले ली थी। ठीक है, इस पूना समझौते के तहत। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? जवाहरलाल नेहरू, ब्रजलाल नेहरू, मोतीलाल या रामेश्वरी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू ने। साइमन कमीशन में किसी भारतीय के न होने के कारण कांग्रेस द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। फलस्वरूप तत्कालीन भारत सचिव ने भारतीयों को सर्वसम्मत संविधान का निर्माण कर उसे ब्रिटिश संसद को प्रस्तुत करने की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए सन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और 28 अगस्त 1928 को मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कब की गई? 28 अगस्त 1928 को। क्लियर है? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, ये कौन सी है? दिग्दर्शन, समाचार दर्पण, संवाद कौमुदी, बंगला गजट। ऑप्शन यहां पर हमारा कौन सा सही हो जाता है? बड़ी इंपॉर्टेंट है क्या ये साप्ताहिक पत्रिका? और ये क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, संवाद कौमुदी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका है संवाद कौमुदी। ये कैसी पत्रिका थी, मतलब किस भाषा में थी? ये बंगाली पत्रिका थी, बंगाली पत्रिका। इसका प्रकाशन 1821 में किया गया। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक होने के साथ साथ भारतीय पत्रकारिता के भी ये अग्रदूत थे। और आपको बता दें, राजा राम मोहन राय ने एक अखबार जिसका नाम है मिरातुल, इस अखबार का भी प्रकाशन किया। और ये किस भाषा में लिखा गया था? फारसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने हिस्ट्री के देखे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग एकदम से माइंड में बिठा लीजिए, कभी भूलना नहीं है। जब भी कभी देखिए, एक ही टारगेट रखिए, जो भी क्वेश्चन आप लोग देख ले रहे हैं वो दोबारा कभी नहीं भूलना चाहिए, बस ये है। तो इस तरीके से तो आप तो कितने क्वेश्चन, हजारों क्वेश्चन कवर कर ले जाएंगे और इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब संस्कृत की तरफ आ जाते हैं। संस्कृत में क्वेश्चन है, दत्ता में कौन सा प्रत्यय है? दत्ता में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, कत प्रत्यय। दा धातु से कत प्रत्यय होने पर दत्ता शब्द निकलता है। देखिए आपको बताते हैं, दा धातु है, इसमें कत प्रत्यय लगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है? दत्ता हो जाता है। ठीक है, अच्छा, दा में कत्वा प्रत्यय लगता है तो क्या बनेगा? दत्वा बन जाएगा। और बताते हैं, दा में अनियर प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? दा में अनियर प्रत्यय जोड़िए, अनियर, तो क्या बन जाएगा? दानीय बन जाएगा। ठीक है, और दा में अगर हम यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? देय बन जाएगा। और सभी में दा धातु सेम है, प्रत्यय यहाँ पर अलग है, तो यहाँ पर जो शब्द निष्पन्न होता है वो भी अलग हो जाता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे सारी चीजें यानी कि चारों ऑप्शन क्लियर हो गए आपके, जितनी भी प्रत्यय थे। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, सह अत्र तिष्ठेत।
रेखांकित शब्द में मूल धातु और लकार कौन सा है? तो इसमें जो रेखांकित शब्द होगा, रेखांकित कर देते हैं, तिष्ठेत है। अब यहां पर आपको बताना है रेखांकित शब्द में मूल धातु कौन सी है और साथ ही साथ में लकार कौन सा है। तो आराम से ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन बी, स्था धातु विधिलिंग लकार होगा। तिष्ठेत स्था धातु विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन यहां पर हमारा ए सही हो जाता है, युष्माकम। युष्माकम त्वम, युष्माकम है त्वम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त किया जाए वही सर्वनाम है। तो उपरोक्त वाक्य में युष्माकम जो है वो सर्वनाम है, जबकि गृहम ये पद कर्म है, कर्म कारक ये संज्ञा है। कुत्र अव्यय पद है, कुत्र क्या है? अव्यय पद है। और अस्ति क्या है? ये क्रिया है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा है? आस्ताम, स्याताम, आस्तम या आस्व। ऑप्शन सी सही हो जाता है, आस्तम है। आस्ताम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले ए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, तो ये अस धातु, अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। या यहाँ पर स्याताम की अगर हम बात करते हैं तो ये अस धातु है, विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष द्विवचन है। ठीक है, आस्तम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अस धातु ही है, लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन है। और आसु की बात करते हैं तो यहाँ पर भी अस धातु है, लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी कौन सी? प्रतिगच्छति, निर्गच्छति, आगच्छति या अवगच्छति। विकल्प कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, आगच्छति। आता है के लिए संस्कृत में आगच्छति पद का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का यहाँ पर हमारा पूरा जितना सब्जेक्ट हम लोगों ने लिया था वो सब कुछ कवर हो जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो कई सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन वाली हमारी क्लास होती है वो यहाँ पर आज की कंप्लीट हो जाती है। हम लोगों ने कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर कवर किए? पहला है, आपने देखा बाल विकास है, पहला बाल विकास कवर होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कवर किया? पर्यावरण। पर्यावरण के बाद हम लोगों ने भूगोल कवर किया। भूगोल के बाद हिंदी हुआ। ठीक है, हिंदी के बाद हिस्ट्री कवर किया। ठीक है, हिस्ट्री के बाद यहाँ पर लास्ट में हम लोगों ने संस्कृत कवर किया। तो 1 2 3 4 5 6, तो पूरे 6 सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो जाते हैं। और आपको कैसे लगे हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ ही हम करेंगे एक बार सभी क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को रिवाइज कर लेते हैं और आप सभी के लाइक बटन प्रेस करने के साथ साथ में चलिए आ जाते हैं रिवीजन की तरफ, वो भी सुपर फास्ट रिवीजन जिसे हम कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में चांद पर झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, चीन है। चीन चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले ये उपलब्धि केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हासिल हुई थी। कब? 1969 में, 1969 में अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने के बाद अमेरिका ने ये उपलब्धि हासिल की थी। चीन ने चेंज 5 मिशन के दौरान ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसे मिट्टी और चट्टान के नमूने एकत्र करने के लिए चांद पर भेजा गया था। और चांद की सतह पर 3 दिसंबर 2020 को राष्ट्रीय ध्वज लगाने के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए ये निकल चुका है। ठीक है, और अगर चांद से वापसी की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती तो चीन चांद से नमूने लाने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। अब तक यह रिकॉर्ड केवल 1960 और 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नाम था। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं चीन से रिलेटेड। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की मुद्रा क्या है? रेन मिनबी है। ठीक,
चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। कौन है? शी जिनपिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को एशियन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, अदार पूनावाला को। तो देखिए पूरे 6 को मिला है एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड। 6 में से एक है भारतीय जिनका नाम है अदार पूनावाला। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडियन एक है इसमें। तो ये सिंगापुर के प्रमुख दैनिक द स्टेट्स टाइम्स द्वारा पुणे स्थित एक है इंस्टीट्यूट जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अदार पूनावाला। इनको एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, एशियन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, जो कि एक भारतीय हैं ये, और बाकी और 5 को मिला जो अलग अलग कंट्री से रिलेटेड है। तो इनको कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए चुना गया है। क्या चुना गया है? पूरा नाम क्या है? द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियंस ऑफ द ईयर लिख देते हैं, द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियंस ऑफ द ईयर। ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोविड शील्ड, आपको बता देते हैं, लिख भी देते हैं, कोविड शील्ड विकसित करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और ब्रिटिश स्वीडिश दवा कंपनी जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, क्या नाम है? एस्ट्राजेनेका, सब जानते रहिए आप लोग, इसके साथ हाथ मिलाया है, जिसका अभी भारत में ट्रायल चल रहा है। और अन्य 5 एशियन ऑफ द ईयर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है चीनी शोधकर्ता जिनका नाम है झांग योंगहेन। ठीक है, चीन के ही मेजर जनरल है चेन वाई। जापानी डॉक्टर हैं रायोचाई मोरिसिथा। ठीक है, सिंगापुर के प्रोफेसर हैं ओई इंग ओंग। ठीक है, और दक्षिण कोरियाई बिजनेसमैन है सियो जंग जिन। तो इतने हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग कंट्री। इसमें देखिए चाइना है, जापानी है, और सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया है, फिर इंडिया है। चलिए अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं SII से रिलेटेड। SII की स्थापना 1966 में हुई थी। 1966 में साइरस पूनावाला अदार पूनावाला के पिता थे, इन्होंने की थी। अदार पूनावाला 2001 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शामिल हुए और 2011 में कंपनी के CEO बने। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सखीर ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? अब यहाँ पर फार्मूला 1 की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाता है, सर्जिया पेरेज। तो सर्जिया पेरेज ये है मैक्सिको के, और इन्होंने बहरीन के जो बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हुआ 2020 सखीर ग्रैंड प्रिक्स रेस ये जीत ली है। और आपको बता दें इस रेस में दूसरे स्थान पर कौन थे? तो ये थे एस्टेबन ओकान, ये हैं फ्रांस के, इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि तीसरे नंबर पर है लॉन्स स्ट्रोक। ठीक है, ये कनाडा के हैं। आपको बता दें ये रेस जो है सखीर ग्रैंड प्रिक्स और 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 16वीं रेस का ये पहला संस्करण था, और पेरेज की ये पहली फार्मूला 1 जीत है। इसके साथ ही वह पेड्रो रॉड्रिक्स के 1970 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीतने के बाद रेस जीतने वाले पहले मैक्सिकन फार्मूला 1 ड्राइवर भी बन गए हैं, यानी कि उसके बाद का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया है, सर्जिया पेरेज के नाम पर, क्योंकि ये भी मैक्सिको के ही हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में किस बैंक ने पेमेंट सुविधाओं का विस्तार करने के लिए आई मोबाइल पे एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ICICI बैंक ने। तो निजी क्षेत्र का बैंक है ICICI बैंक। इसने सभी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए आई मोबाइल एप्लीकेशन, ये आई मोबाइल पे नाम का एक मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन का नया वर्जन लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ICICI बैंक के बारे में। तो ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। ICICI बैंक के MD और CEO कौन है? तो ये हैं संदीप बख्शी। ठीक है, और ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, ये इसकी है टैगलाइन।
चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, QRMP योजना। तो केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत आने वाले छोटे करदाताओं के लिए क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस योजना की शुरुआत की है, यानी कि त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर इसकी योजना तैयार की है। इसको हम फुल फॉर्म में लिख देते हैं क्वार्टरली। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा जाता है। क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, इस योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो विकल्प यहाँ पर हमारा 20 से हो जाता है सिंगापुर। आपको बता दें, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी वर्ष 2021 की जो बैठक है, वार्षिक बैठक, ये सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला किया है। पहले से न्यूसन बर्गस्टॉक यानी कि स्विट्जरलैंड में जो जगह है वहाँ पर आयोजित करने के लिए ये निर्धारित किया गया था, लेकिन स्विट्जरलैंड से वार्षिक फोरम को स्थानांतरित करने का निर्णय यूरोप में जो बढ़ रही कोविड महामारी है इसको देखते हुए लिया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर निर्णय लिया गया? सिंगापुर में। 2021, ध्यान दीजिएगा, 2021 की जो वार्षिक बैठक है वो सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। इससे पहले कहाँ आयोजित किया जाना था? इसे स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाना था, ठीक है। और आपको बता दें, वर्ष 1971 में हुई स्थापना के बाद यह दूसरा मौका होगा जब फोरम को स्विट्जरलैंड के बाहर आयोजित किया जाएगा। इससे पहले साल 2002 में न्यूयॉर्क में 9/11 का जो हमला हुआ था, उसके बाद अमेरिकी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मंच का आयोजन किया गया था। और ये बैठक आमतौर पर स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाती। कहाँ पर? दावोस में आयोजित की जाती है, लेकिन मौजूदा समय में जो कोविड है इसकी वजह से इसे स्विट्जरलैंड में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब पुनः जो इसका आयोजन स्थल है उसको सिंगापुर में स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के कोलोन में है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के कोलोन में है। और विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक कौन है? क्लाउस श्वाब है। और विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? जनवरी 1971 में। अभी मैंने आपको 1971 बोला भी था। क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा अल खालिद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सऊदी अरब है, कुवैत है, ईरान, इराक। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कुवैत। तो शेख सबा अल खालिद को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं कि कुवैत की जो राजधानी है, कुवैत की जो कैपिटल है, क्या है? कुवैत सिटी है। कुवैत की मुद्रा क्या है? दिनार है, ठीक। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की? हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना शुरू की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बीओबी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है, मतलब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा। और गोल्ड लोन स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन यानी कि 0.25% रियायत और रिटेल ऋण 0.50% की रियायत पर देगा। कहने का मतलब, इन्हें जो ऋण दिया जाएगा रियायत पर दिया जाएगा, कुछ % की छूट के साथ दिया जाएगा। और ये आत्मनिर्भर योजना विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए शुरू की गई है, ठीक है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बीओबी से रिलेटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात कहाँ पर है? भारत में। तो यानी कि गुजरात के बड़ोदरा में है इसका मुख्यालय। ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया। ठीक। और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा है। ठीक है। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस बैंक से रिलेटेड तो कम से कम जानने ही चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही सिलेक्टेड है और बहुत ही यूनिक है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, मेडागास्कर। ठीक है। और आपको बता दें इससे पहले 2023 जो ये इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2023 की मेजबानी होनी थी, ये मेडागास्कर की जगह पर ये मालदीव करने वाला था। तो अब मालदीव की जगह पर कौन हो गया? मेडागास्कर हो गया। और ये मेडागास्कर को कोविड-19 महामारी के चलते मालदीव में आयोजित होने वाले जो 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेजबानी सौंपी गई है। तो कहने का मतलब इसके पीछे भी ये पैंडेमिक ही रीजन है। इसका जो आयोजन का जिम्मा था अभी मैंने आपको बताया मालदीव को सौंपा गया था, लेकिन ये मेडागास्कर में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। और आपको यहाँ पर बता देते हैं मेडागास्कर की जो राजधानी है वो क्या है? मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानारिवो। ठीक, लिख देते हैं। मेडागास्कर के राष्ट्रपति कौन है? एंड्री राजोलिना। मेडागास्कर की मुद्रा क्या है? मेडागास्कर की मुद्रा क्या है? मालागासी एरीरी। ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मेडागास्कर से रिलेटेड जानने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है हाल ही में वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिकॉर्ड है ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में इसके बारे में जो फैक्ट है वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, जेना वोल्ड्रिज। तो इनका इंग्लिश में भी नाम लिख देते हैं वोल्ड्रिज। ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लैंड की जेना वोल्ड्रिज, इनको वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है। और आपको बता दें ये 1967 में स्थापित जो फेडरेशन की 10वीं WSF अध्यक्ष होंगी। कहने का मतलब ये 10वीं, ये आप समझ लीजिए 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और ये इसकी 10वीं अध्यक्ष बनी है। ठीक है। और वर्ल्ड स्क्वैश WSF मतलब वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, और ये न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये दूसरी महिला है। पहली महिला न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोक थी जो स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष थी। ठीक है। ये दूसरी महिला है जेना वोल्ड्रिज। कहाँ की है ये इंग्लैंड की है। देश याद रखना है आपको हमेशा। और ये किसके स्थान पर नियुक्त की जाएंगी? तो ये फ्रांस के अध्यक्ष जैक्स फोंटेन की जगह लेंगी। ठीक है। इससे पहले ये 2013 से 2019 के दौरान यूरोपीय स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में 6 साल काम कर चुकी हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के बारे में। तो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1967 में। और अभी मैंने आपको बता दिया था 1967 से ये किस नंबर की है? 10वीं। ध्यान दीजिएगा, जेना वोल्ड्रिज ये 10वीं अध्यक्ष हैं इसकी। और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम के हेस्टिंग्स में। ठीक, चलिए इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वित्त मंत्री कौन है? हमारी निर्मला सीतारमण। इन्होंने फोर्ब्स 2020 की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया? फोर्ब्स की सूची में शामिल हो चुकी हैं। अब स्थान आपको बताने कि कौन सा स्थान हासिल किया। तो विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, 41वां स्थान मिला है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फोर्ब्स द्वारा जारी की जाने वाली जो विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची ये जारी करता है। तो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इन्हें 41वां स्थान मिला, फिर भी बहुत बढ़िया मिला है। ये दूसरा मौका है जब उन्हें इस सूची में रखा गया है। इससे पहले ये 2019 में भी इस सूची में थी। किस स्थान पर थी? 34वें स्थान पर थी ये, ठीक है। और आपको बता दें इसमें एक और भारत की बिजनेस वुमेन है जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। भारत की प्रमुख बिजनेस वुमेन और बायोकॉन लिमिटेड की चेयरमैन है जिनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। इन्होंने भी इस सूची में एक स्थान हासिल किया जो है 68वां स्थान। यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन है। चलिए सबसे टॉप पर बताते हैं। जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्केल सबसे टॉप पर है। दूसरे नंबर पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड है। कौन है? क्रिस्टीन लेगार्ड। और तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस है। चलिए चौथे नंबर पर जान जाते हैं कौन है। तो चौथे नंबर पर है यूरोपीय संघ है उसकी अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। अच्छा, पांचवें स्थान पर कौन है? पांचवें स्थान पर है, 5 आपको लिस्ट पूरी बता देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर निर्मला सीतारमण 41वें स्थान पर है, भारत की वित्त मंत्री हैं। और 68वें स्थान पर है किरण मजूमदार शॉ जो कि ये भी भारत की हैं, बायोकॉन लिमिटेड और की जो संस्थापक है, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है, तो किरण मजूमदार शॉ होगी। और 5वें नंबर पर है बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहाध्यक्ष मेलिंडा गेट्स है 5वें नंबर पर। तो ये 5 लिस्ट हमने आपको बता दी। और यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ये फोर्ब्स के बारे में आप जान लीजिए। फोर्ब्स 103 वर्ष पुरानी अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जिसे साप्ताहिक रूप से जारी किया जाता है। और इसके जो प्रधान संपादक है कौन है? स्टीव फोर्ब्स है। स्टीव फोर्ब्स इन्हीं के नाम से है, ये फोर्ब्स इसका नाम पड़ा हुआ है। और इसे पहली बार कब जारी किया गया था? तो सितंबर 1917 में जारी किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जानना चाहिए और मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा ही बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देख रहे हैं बहुत सभी क्वेश्चन मैंने बहुत ही ज़्यादा सेलेक्ट करके लिए हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, एनिका सोरेनस्टैम। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन आईजीएफ ने एनिका सोरेनस्टैम को नया अध्यक्ष चुना है। इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी और ये वर्तमान में आईजीएफ अध्यक्ष पीटर डॉसन की जगह लेंगी जो 10 साल तक संगठन का नेतृत्व और सेवा करने के बाद पद से हट रहे हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प आप सभी के सामने हैं, तो जल्दी जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए, फिर हम करेक्ट ऑप्शन की तरफ चल सकें। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में से निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? पूछा जा रहा है कि कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लैक्सिया का संबंध है। डिस्लैक्सिया का संबंध ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, पढ़ने की अक्षमता से। डिस्लैक्सिया का संबंध पठन विकार से होता है, पढ़ने में जब कठिनाई होती है। इसमें छात्र अक्षरों को पहचानने में कठिनाई महसूस करते हैं जिससे कि उनमें पढ़ने की क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है, परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना, समस्याओं का पता लगाना, बच्चों को सही स्थिति से अवगत कराना, बच्चों के भविष्य के कार्यों की रूपरेखा तैयार करना,
ये सारी चीज़ें परामर्श में आती हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन बी। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध ऐसा होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान, ये सभी, विकल्प डी सही हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया, ऑप्शन सी मिस हेलेन पार्खस ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है, विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, वैधता। अगला क्वेश्चन थर्स्टन और लिकट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं, ऑप्शन बी सही हो जाता है, अभिवृत्ति से। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है, ऑप्शन ए सृजनात्मकता। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आपका पर्यावरण का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके ईवीएस से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। क्वाशरकोर नामक रोग किस कमी से होता है, ऑप्शन बी प्रोटीन। रिक्टर पैमाने से फिल इन द ब्लैंक यहाँ पर होगा, किसकी तीव्रता मापी जाती है, ऑप्शन बी भूकंप। अगला है वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ऑप्शन सी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, ऑक्सीजन है। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है, कोई भी जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है, तो विकल्प डी सही हो जाता है। अगला है डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी 1973। हमारा अगला क्वेश्चन है BOD 5 क्या है, BOD 5 डेज से रिलेटेड हम ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलेंगे ज्योग्राफी की तरफ, भूगोल की तरफ। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, ऑप्शन डी लेह। अगला है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान आपको मैंने बताया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, कहाँ पर है, विकल्प कौन सा सही होता है, विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही होता है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, ऑप्शन ए सही हो जाता है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना का संबंध है किस नदी से, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, झेलम नदी से, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, विकल्प हमारा डी सही हो जाता है, थारू जनजाति। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ पर, ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सूर्य में न्यूक्लियर ईंधन होता है, ऑप्शन बी सही हो जाता है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, बी शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप सभी की स्क्रीन पर है पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, सूर्य से दूर। आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है, ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, सरदार पूर्ण सिंह। अब हिंदी का पोर्शन स्टार्ट होता है तो अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है विरासत शब्द का अर्थ क्या है, ऑप्शन बी पुरखों से प्राप्त। तद्भव शब्द इसमें कौन सा है, ऑप्शन ए अंधेरा है। अगला है आंख एक नहीं कजरौटा 10-10, इस लोकोक्ति का मतलब, ऑप्शन ए व्यर्थ आडंबर। निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, पुल्लिंग कौन सा है, ऑप्शन सी सही हो जाता है, गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ऑप्शन डी मित्रता है। अगला क्वेश्चन है पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है किसका, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य का। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है, ऑप्शन डी किए गए उपकार को मानने वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है ये किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है अरविंद घोष। वेदों की ओर वापस चलो, इसका ये जो आदर्श वाक्य है किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। ब्रह्म समाज का संस्थापक ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाता है राजा राममोहन राय। अगला हमारा क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए सही हो जाता है 1905 में। वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया। ऑप्शन सी सही हो जाता है पुर्तगाल। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किसने किए। ऑप्शन बी अंबेडकर ने। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की। ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, वह थी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी संवाद कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दत्ता में कौन सा प्रत्यय है। दत्ता में ऑप्शन ए कत प्रत्यय। स अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु और लकार कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है स्था विधिलिंग लकार है। युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन ए युष्माकम है। हमारा अगला क्वेश्चन है अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है। ऑप्शन सी आस्तम है। ऑप्शन सी आस्तम। नेक्स्ट है आता है, इसके लिए संस्कृत में क्रिया कौन सी प्रयुक्त होगी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है आगच्छति। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज की पूरी क्लास यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। आपको कैसी लगी हमेशा की तरह अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है पूरा क्लास तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, तो आपके थोड़ी से सपोर्ट और एफ़र्ट की ज़रूरत है। तो सपोर्ट और एफ़र्ट क्या करना, आपको वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है। लाइक इसलिए कि जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके और दूसरे बच्चों को पता चल सके कि वीडियो दूसरों के लिए कितना रिलेवेंट है। और शेयर करेंगे तो सभी तक पहुंचेगा, जितने भी बच्चे हैं कोई छूट रहे होंगे सभी तक ही पहुंचेगा। और मेरा उद्देश्य पूरा होगा कि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। अगर मैं कोशिश कर रही हूँ तो सभी को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, है कि नहीं। और ये आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल है। बस आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। ब्रह्म समाज का संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, वेंटिंग या राजा राममोहन राय। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। सहरिया, बैगा, परहरिया या थारू। ऑप्शन कौन सा सही होगा। आप लोग दोनों क्वेश्चन के रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट क्लास में। और आपका एक न्यू चैनल, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, मुनमुन ब्लॉग्स, जिसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग चैनल पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो वहाँ पर हम आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर। तब तक गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।